कोयटा एक बार फिर निशाने पर। ट्रेनिंग सेंटर हमले में 61 शहीद, 120 जख्मी। वजीर आजम की सरबराही में आला सतह का इजलास। कोयटा सान्या ने सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। ट्रेनिंग सेंटर की खस्ता हाल चार दीवारी ने हुकूमती संजीदगी का पर्दा चाक कर दिया। इमरान खान की थी कोयटा यात्रा, नवाज शरीफ और हुकूमत पर तनकीद के तीर चलाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। इस साल 3 बड़े शिद्दत पसंद हमले हुए हैं। मार्च में लाहौर के एक पार्क में खुदकुश हमले में 75 अफराद मारे गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। फिर अगस्त में क्वेटा में ही वकला बिरादरी को हदफ बनाया गया, 73 हलाक हुए। और कल रात को 60 से ज़्यादा पुलिस एहलकार की जानें गईं, जब रात के अंधेरे में 3 खुदकुश हमला आवरों ने पुलिस के एक तरबती मरकज़ पर हमला किया। लश्कर जंगवी के एक धड़े ने जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक स्टेट खुरासा के साथ ताने बाने जुड़े हुए हैं। और फिर इमरान खान साहब का क्वेटा रवानगी से कबल नवाज शरीफ पर हमला कि वो सबसे बड़े सिक्योरिटी रिस्क हैं। ख्वाजा आसिफ पीछे न रहे, ट्विटर पर पूछ डाला कि इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से हमले और इमरान खान का इस्लामाबाद पर हमला महज इत्तफाक है। ये तो वक्त नहीं सियासत खेलने का, बेबुनियाद इल्ज़ामात का, जब क्वेटा और पूरा मुल्क सोगवार है। और हमारे आज के प्रोग्राम का मरकज़ सान्या क्वेटा ही है, उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्लिप्स आप देख लें। दहशतगर्द जो है उसको हमारे लड़कों ने लिया है, उसको मारा है, और 2 जो है वो एक्सप्लोड हुए हैं। 60 प्लस के करीब जो फिगर्स हैं, हम आपको एक्यूरेट फिगर्स इसलिए इस वक्त नहीं बता सकते हैं कि वो तादाद में इजाफा भी होने का अंदेशा है, और 65 के करीब लोग इंजर्ड हैं। ये बेसिकली लश्कर जंगवी आलमी के दहशतगर्द थे, और इनको इंस्ट्रक्शन जो इनके बारे में जो बातचीत कर रहे थे वो अफगानिस्तान में बैठ के कर रहे थे। ये दहशतगर्द इनके ताने बाने हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसके बाद मिलते थे। हर वक्त अलर्ट रहना है, ये जंग जारी है और जारी रहेगी। कि जब बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और ये नून लीग के चीफ मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ ने क्यों नहीं इसके ऊपर हर फोरम के ऊपर उठाया कि जो हिंदुस्तान का मुदाखलत है बलूचिस्तान में। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स रहा, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इम्तियाज़ गुल साहब, जो तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का इम्तियाज़ साहब। इस वक्त सारा वक्त है, आज आला सतह का इजलास भी हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़, वज़ीर दाखिला, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के चीफ भी मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी थे। दूसरी बार बहुत अभी अगस्त में ही हुआ था, वकला बिरादरी पर हमला हुआ था। क्वेटा शहर बहुत छोटा सा शहर है, सिक्योरिटी लैप्स एक पुलिस के ट्रेनिंग कॉलेज पर कैसे मुमकिन हो सकता है? लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? ये क्वेटा शहर में नहीं था, ये तो 13 किलोमीटर थोड़ा सा दूर था, तकरीबन 13 किलोमीटर बाहर है क्वेटा शहर से। लेकिन चाहे वो 13 किलोमीटर दूर है या शहर के अंदर है, सिक्योरिटी लैब्स बहरहाल है, इसमें उनको अपनी गफलत माननी चाहिए। और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता साल 2 साल से मुसलसल हमने देखा है, एक पैटर्न है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, या उनकी जो तनसीबात है उसको निशाना बनाया जाता है। उसके पेश नज़र बिलाशुबा उनको हम वक्त चौकस रहना चाहिए, ख़बरदार रहना चाहिए। और इस सूरत हाल में हमने ये देखा कि जितने भी कैडेट्स थे पुलिस एकेडमी के अंदर, वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। तो उसमें मुसल्ला भी नहीं, उनके पास मुसल्ले भी नहीं, मुसल्ले होते भी नहीं आम तौर पे एकेडमीज़ में। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिस हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, अब तक एक SOP हो जाना चाहिए था कि चाहे कोई भी एकेडमी हो, पुलिस की है या मिलिट्री की है, उसको एक कंटिजेंसी प्लानिंग तो कुछ होनी चाहिए।
وہ میرا خیال ہے کنٹینجنسی پلاننگ نہیں تھی کہ مثال کے طور رات کے 12 بجے 2 بجے کسی اگر حملہ ہو جاتا ہے، اس کیس میں تو شاید 3-4 لوگ تھے، مثال کے طور پہ اگر 10-12 لوگ آ جائیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے آ جائیں، گیٹ توڑ کے اندر داخل ہو جائیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں کیا آپ جواب دینے کے قابل ہیں؟ نہیں ہیں، بالکل ایک لیم ڈک کے طور پہ وہ بیچارے ہمارے 61-62 لوگ شہید ہوئے۔ اب زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہے جو کہ معذور ہو جائیں گے، خدا نخواستہ، جن کی آنکھیں چلی گئیں یا جن کی ٹانگ نہ رہی، زندگی بھر وہ ایک اپاہج کے طور پہ اگر بلکہ یہ ایسے نوجوان بھی تھے جیسے جن کا تعلق چھوٹے چھوٹے شہروں سے، ضلعوں سے تھا، پنجگور، قلعہ عبداللہ، تربت، پسنی، گوادر، پیشن وغیرہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈان نیوز کے بیورو چیف علی شاہ بھی موجود ہیں۔ علی، جو یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا، اس پہ کیا باتیں ہوئیں؟ کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، یہاں آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری، کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل امر ریاض اور دیگر جو اعلیٰ سویلین یا جو ملٹری کے افسران تھے، انہوں نے شرکت کی۔ جو اجلاس کے ذرائع انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اس اجلاس میں اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان میں جتنی بھی کالعدم عدم تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہے ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور ساتھ ہی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ بھی بحث کی گئی، اور اس میں بھی جو سویلین یا ملٹری لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نیب پر مکمل جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے جس طرح انٹرو میں بھی بتایا، IGFC کا آپ نے شارٹ سنایا، اس میں بھی یہ بات بھی کی گئی کہ جو دہشت گرد تھے ان کے روابط جو تھے اور جو کمیونیکیشن انٹرسپٹ کی گئی ہے وہ مسلسل افغانستان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے۔ تو اس پہ بھی بات کی گئی کہ اس مسئلے کو افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو ڈپلومیٹک لیول ہے یا فورن لیول ہے اس پہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بہت اہم اجلاس تھا۔ لیکن جہاں تک امتیاز گل صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی، یہ جو علاقہ ہے یہ کوئٹہ شہر میں ہے۔ سریاب روڈ میں یہ کوئی پہلا یا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ 12 مئی 2006 کو یہاں پر یکے بعد دیگرے جو فائرنگ رینج ہے اس پولیس ٹریننگ سکول کا، یہاں پہ دھماکے ہوئے، یکے بعد دیگرے 3 یا 4 دھماکے۔ اس کے نتیجے میں 6 جوان شہید ہو گئے۔ ایک کالعدم عدم تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً 2009، 2010، پھر تقریباً 2013 تک چونکہ امن کی صورتحال کافی ابتر رہی، ہینڈ گرینیڈ کے دھماکے ہوتے رہے، ٹارگٹ کلنگ کے دھماکے ہوتے رہے، ساتھ ہی جو دستی بم ہیں ان کے بھی حملے ہوتے رہے۔ تو اس کے آس پاس جو سیکیورٹی انتظامات تھے وہ سخت ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 90% جو پولیس ٹریننگ سکول کا دیوار ہے وہ کچا ہے۔ اب اس کی اونچائی صرف 5 فٹ ہے، تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس سے بآسانی جو ایک آدمی چھلانگ لگا سکتا ہے، وہ اندر جا سکتا ہے۔ ابھی ہم ایگزیکٹ چونکہ ہم وہاں اندر نہیں گئے ہیں، ابھی بھی جو بم ڈسپوزل سکواڈ ہے یا جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ سویپنگ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، کوئی دوسرا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ تو ہمیں ابھی تک کوئی اس طرح کی ایکسس نہیں ہے، لیکن ہم گئے ہیں، ہم نے بارہا دیکھا ہے۔ 6 ستمبر اسی سال پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد ہوا تھا۔ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں IG پولیس بلوچستان احسن محبوب صاحب نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ استدعا کی تھی کہ جو باؤنڈری وال ہے اس کی کنسٹرکشن ناگزیر ہے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے پرومس تو کیا۔ ظاہر ہے ایک ہماری سسٹم میں جو فلاز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس پہ کام ہی شروع نہیں ہوا اور یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ علی، یہ بھی بات سامنے آئی کہ 700 جو کیڈٹس تھے وہ یہاں تھے موجود، اور ان میں سے بہت سارے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹریننگ ان کی ہو چکی تھی، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس کی کچھ پتہ چلا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک 9 مہینے سے اسی کالج میں تھے اور کیوں تھے؟ میرے خیال میں اس طرح کے کچھ سروس ایشوز تھے یا ان کے کوئی ڈسپلن کے ایشوز تھے، وہ سارے یہیں پہ تھے۔ جو ذرائع پولیس ذرائع ہے یا سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً کل رات کو بھی 700 کے قریب جو کیڈٹس تھے وہ یہاں پر موجود تھے۔ کچھ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے،
250 यरगमाल बने, लेकिन बाद में पाक फ़ौज के जो कमांडोज थे उन्होंने वो रेड लाइन्स और जो सेंसिटिव लाइन्स थे वो क्रॉस किए और उसके नतीजे में 250 एहलकार जो थे वो बाजियाब करा लिए गए। लेकिन बदकिस्मती से जो 61 एहलकार थे वो शहीद हो गए। आपने जिस तरह ख़ुद भी मेंशन किया, अक्सर जो एहलकार थे वो बलूचिस्तान के इंतहाई पसमानदा गरीब इन इलाकों से उनका ताल्लुक था, यानी पसनी, गवादर, तुरबत, किला अब्दुल्ला, पिशीन, लोरलाई, ये इंतहाई गरीब इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं। जॉब मिलना यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। किस तकलीफ से, किस अजियत के बाद, कितनी मुश्किलात के बाद ये जो नौजवान थे उनको ये नौकरियाँ मिली थी, लेकिन आज उनके ख़ानदान जो है वो किस तरह गमज़दा हो गए। क्वेटा शहर में जो फ़िज़ा है वो यकीनन सोगवार है। आपने देखा कि 8 अगस्त को एक वाक़या हुआ, अभी तक लोग उसको नहीं भूले थे कि आज ये वाक़या फिर पेश आया। ताज़ा वाक़या हो गया। इम्तियाज़ साहब, लेकिन दीवार, मामला सिर्फ दीवार का तो नहीं। एक दीवार से हमने, जैसे GHQ पे अटैक हुआ, APS की दीवार थी, सो उससे तो जो सिक्योरिटी लैब्स है वो तो एक बहुत एक छोटा सा इसका ये पहलू है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो शायद अभी तक ज़्यादातर इलाकों में तय नहीं किए गए हैं। जो आर्मी पब्लिक स्कूल का भी वाक़या हुआ था, आपको पता है दीवार छोटी सी थी, अभी उन्होंने मज़ीद बुलंद कर दी हैं। अब देखिए, जो आपके नुमाइंदे ने बात की कि वज़ीर आला ने वादा किया, तो ये वो वज़ीर आला हैं जिन्होंने शहर की खूबसूरती के नाम पे, पता नहीं उसमें क्या हुआ है, मैं तो काफ़ी अर्सा हो गया कोयटा नहीं गया, पता नहीं कितने दर्जनों करोड़ रुपए जो हैं वो आपने सरकारी ख़जान से निकाल के शहर की खूबसूरती पे लगा दिए। लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि वज़ीर आला से इन्होंने दरख्वास्त की थी कि ये दीवार बड़ी ऊँची कर दें, उसके लिए पैसे आज तक नहीं मिल सके। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे सियासतदानों की तरजीहात का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इम्तियाज़ साहब, लश्कर जंगवी अल आलमी, ऐसा ग्रुप जिसके बारे में शायद पाकिस्तान में इतना ना मालूम हो, तो ये कौन है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है उसमें दहशतगर्द दूसरों के आलाकार इस मुल्क में सरगर्म अमल हैं। कभी वो जमात उल अहरार का नाम इख्तियार कर लेते हैं, कभी लश्कर जंगवी का, कभी लश्कर जंगवी अल आलमी का, और कभी तहरीक जमात उल हिंद एक और भी ग्रुप था। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि बुनियादी तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशत गर्द गिरोह था जो इमर्ज हुआ दिसंबर 2007 में। उसके बाद से जो इस मुल्क में दहशत गर्दी का सिलसिला सामने आया है, उसी के नतीजे में बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स भी पैदा हुए हैं। लश्कर जंगवी अल आलमी, इस तरह को तहरीक इस्लामी अल आलमी, इस किस्म के ग्रुप थे। ये वो थे जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अजीज़, इनके ख़िलाफ़ हमलों में भी मुलव्विस रहे हैं। जैश मोहम्मद के स्प्लिंटर थे, लश्कर तैयबा के स्प्लिंटर थे, और वो लोग थे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से नाराज़ होकर दूसरी तरफ चले गए, दूसरों के आलाकार बन गए। पाकिस्तान की स्टेट और ज़ाहिर है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स पर हमला शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, उस वक्त। लेकिन हम इस पर मज़ीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। और बात हो रही थी कलअदम तंजीमों की कि उन पे ज़्यादा क्रैक डाउन होना चाहिए, जबकि इम्तियाज़ गुल साहब ब्रेक से पहले यही बता रहे थे कि स्प्लिंटर ग्रुप्स बन गए थे, फैक्शंस बन गए थे। इम्तियाज़ साहब, अगर मज़ीद इस पर एलैबोरेट करें, ये जो नाम बदल के ग्रुप्स आते हैं, इनके ताने बाने तो जुड़े होते हैं ना? देखिए, बुनियादी तौर पर जिन लोगों का ताल्लुक़ पहले जैश मोहम्मद से था या लश्कर तैयबा या जमात दावा से था और वो फिर नाराज़ होकर दूसरी तरफ चले गए, तो वो आलाकार बन गए। अब उन्होंने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए कि ये इब्तिदा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास चले गए थे, उनके साथ वहाँ पे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी मौजूद थी। अब इन्हीं में से फिर ये नए ग्रुप्स बरामद हुए हैं, और ये लगता है कि इनके जो हैंडलर्स हैं, यानी जो बैरूनी अनासिर हैं, चाहे वो अलकायदा है, चाहे वो दाइश है, चाहे इंडिया है, चाहे दूसरे इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में तख़रीब कारी के लिए। और इसका बुनियादी मकसद है यहाँ पे खौफ और दहशत फैलाना, गैर यकीनी फैलाना। इसीलिए मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर कल हमें ये मालूम हो कि जो तंजीम ख़ुद को लश्कर जंगवी अल आलमी कह रही है कि ये
बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इन्हीं में से कोई लोग हों राइट, और अपने मकासद हासिल करने के लिए और हकीकत को छुपाने के लिए उसके साथ साथ वो ये काम कर रहे हैं और नाम दे देते हैं लश्कर जंगवी का। लेकिन ये अलबत्ता हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अमरीकी जनरल जॉन निकलसन ने अफ़गानिस्तान में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही है, मैं नहीं कह रहा, कि इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और ये दूसरी लश्कर जंगवी, इस जैसी जो तंजीमें हैं वो आपस में बहुत घुल मिल गई हैं और एक ही मकसद को फॉलो कर रही हैं, और वो है डिस्टेबलाइजेशन। अब किसके इमा पे कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज आपने शायद ट्विटर पे देखा हो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक हमले के हवाले से ट्विटर पे IS या दाइश ने एक तस्वीर भी जारी की है, अमाक उनकी मीडिया विंग जी, और उसमें जो एक लड़का नज़र आ रहा है उज़्बेक, वो उससे मिलता जुलता है जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारे वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे इस हमले में हलाक हुआ है। तो इससे ये लगता है कि पूरा एक नेक्सस है, नाम भले जो हो, मकसद उनका एक है और वो मकसद फ़िलहाल वो हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है ना, लश्कर जंगवी जो है मिसाल के तौर ज़्यादातर फ़िरका वाराना तशद्दुद में या दहशतगर्दी में मुलविस होता है, जिसका इससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस इज़ आपने जैसे कहा बुनियादी तौर पर शियाओं के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली, और बल्कि इन्हीं के बारे में ये भी कहा गया कि जो 2013 में शिया हज़ारास पे जो हमला होता है, इन्होंने इनकी ज़िम्मेदारी थी, इन्होंने किया था। तो स्ट्रैटेजी जो है अब एक जनरल आपने कहा डिस्टेबलाइज़ करने की है। जी, बुनियादी तौर पे डिस्टेबलाइज़ करने की है। और मैं एक बार फिर वही बात करूँगा जनरल निकलसन की, जो अमेरिका में इस वक्त टॉप कमांडर हैं अमेरिका के। ख़ुद उन्होंने माना है कि निंगरहार सूबा जो है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे दाइश का गढ़ बन चुका है, और कल ही तोरा बोरा के पास, जो तोरा बोरा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा मशहूर पहाड़ है, वहाँ पे दाइश के लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो अब ये भी एक सवाल पैदा होता है कि वहाँ पे अमरीकी अफवाज भी मौजूद हैं, अफ़गान अफवाज भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में पूरे एक डिस्ट्रिक्ट पे एक नॉन स्टेट एक्टर ने कैसे कब्ज़ा कर लिया है। बिल्कुल। तो इससे काफ़ी सवालात जन्म ले रहे हैं, और हमें इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा भी इसी अंदाज़ में लेना होगा कि ये नाम बदल के आने वाले महज आलाकार हैं प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। और दूसरी बात कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात लगते हैं वो ये है कि यहाँ पे हक़ानी नेटवर्क मौजूद है, वो लोग जाते हैं, कोयटा शूरा है, और अफ़गानिस्तान जाके वो काम करते हैं। अमरीकी एहलकार भी बहुत इसरार करते हैं कि उस पर क्रैकडाउन होना चाहिए। लेकिन अमरीकी एहलकार ये भी मानते हैं, जनरल निकलसन, चूँकि वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये ट्रैफिक दो तरफ़ा है। वो कह रहे हैं कि हक़ानी नेटवर्क, दूसरे तालिबान लोग पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान आते हैं, यहाँ से ये IMU और TTP और इन जैसे लोग जो कि आप खुरासां सूबे का ख्वाब देख रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा एक बैलेंस एक नुक्ता नज़र पेश किया है कि ये मामला इस वक्त सरहद के आर पार दोनों तरफ से चल रहा है, और इसीलिए ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम ममालिक मिल के इसका सद्भाव करने की कोशिश करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल ना करें। अली शाह, आप बता सकते हैं लश्कर जंगवी पर काफ़ी ज़्यादा हमले उन्होंने किए हैं बलूचिस्तान में कुछ सालों से, तो इनकी गिरफ़्तार भी हुए हैं कुछ, तो और मज़ीद इस पर क्या इन्वेस्टिगेशन वगैरह, गिरफ़्तारियाँ इनको बंद करने की क्या कोशिशें की गई हैं? मेरे ख्याल में आज के इजलास के बाद गिरफ़्तारियाँ जो है वो एक्सपेक्टेड है। माजी में हमने देखा उन्होंने काफ़ी यहाँ पे कार्रवाइयाँ की है और उनमें पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भी कार्रवाइयाँ की है, इनके काफ़ी जो हैं लोग इनकाउंटर में मारे गए हैं। इस रमज़ान मुबारक में भी जो लश्कर जंगवी अल-आलमी है उन्होंने क्वेटा का इलाका है डबल रोड, वहाँ पर कार्रवाई की, FC के जो 4 एहलकार थे वो मारे गए। इसके बाद फिर पुलिस की भी एक टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन क्वेटा समेत बलूचिस्तान के जो कलात है या बोलान के अजला है 12 पुलिस वाले मारे गए हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, उनमें यकीनन पोटेंशियल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेटा शहर में इन पे दर पे वाक़यात के बाद आदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो शहरियों में वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाके, ख़ासकर सरियाब रोड, बरूरी रोड या सैटेलाइट टाउन या जो दीगर इलाके हैं, 2006 के बाद या नवाब अकबर ख़ान बुगटी के कत्ल के बाद फिर 2013 तक एक टारगेट किलिंग का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रहा। 2013 में जब ये नई हुकूमत वजूद में आई, नेशनलिस्टों और PMLN की मुश्तरका कोalition गवर्नमेंट थी,
ये 2015 तक मुसलसल ये क्रेडिट लेते रहे कि जी अमन की सूरत हाल जो है 60% बेहतर हुई है, 70% बेहतर हुई है, लेकिन अचानक फिर आपने देखा कि वकला का इंसिडेंट होता है 8 अगस्त को, उसमें 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा भी कैमरामैन डॉन न्यूज़ का महमूद खान जो है, आज टीवी का कैमरामैन शहजाद खान, ये दोनों भी इसमें शहीद हो गए। अभी तक उससे लोग नहीं निकले थे, उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से, कि कल रात को दूसरा वाक़या जो है वो पेश आया। मेरे ख्याल में दोबारा जो है जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। इसको चीफ मिनिस्टर ने भी एडमिट किया है, आईजी पुलिस ने, आईजीएफसी ने, यहाँ पे जो सूबाई ज़िम्मेदारान हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन यकीनन जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हम अब वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए कोशां है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। IGFC बलोचिस्तान ने भी क्वेटा ट्रेनिंग सानेहा में अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जाने वाले ग्रुप्स का जिक्र किया। तफसील इस रिपोर्ट में। ये पहली दफा नहीं कि पाकिस्तान में होने वाले बड़े दहशतगर्दी के वाकयात के ताने बाने अफगानिस्तान की सरजमीन में मौजूद अस्करियत पसंदों से मिले हों। APS, मर्दान और कोयटा वकला हमलों में भी अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंदों के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मिले थे। एक तरफ पाकिस्तान का अफगानिस्तान में देर पा अमन के लिए कोशां रहना और इसके जवाब में अफगानिस्तान की सरजमीन का बारहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना बहुत से सवालात को जन्म देता है। हाल ही में बरतानवी अखबार के मुताबिक तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात हुए, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। ताहम बाद अज़ा तालिबान का वक्त पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तानी एहलकारों से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज ही मुशीर बराए खारजा उमूर सरताज अजीज ने अफगान तालिबान वक्त की पाकिस्तान आमद की तस्दीक की। डेलीगेशन आया और उसकी तफसील भी अखबारों में आ चुकी है, लेकिन उसकी तफसील बताना कि क्या बात हुई है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। सरताज अजीज ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान इस साल के आखिर में भारत में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर हिस्सा लेगा। यही नहीं, पाकिस्तान हर उस काविश का हिस्सा बनेगा जिसका मकसद अफगानिस्तान में देर पा अमन हो। तो फिर पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का रोना रोने वाली अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को इन अनासिर से पाक करने में क्यों नाकाम है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह बन रही है। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया साहब। शुक्रिया वक्त देने का नफीस साहब। तालिबान का जो वफ़द आया था, क्या मकसद था इनका? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिवाय इसके कि सरताज साहब ने जो है ऑलरेडी इसकी कंफर्मेशन कर दी थी कि वो आया था। मेरे पास इसकी डिटेल्स नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर हम देखें कि एक तरफ कतर दोहा में जो गार्डियन अखबार की खबर थी कि टॉक्स हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं था। दूसरी तरफ तालिबान ने इसकी तरदीद भी की थी कि नहीं हुए थे। तो इस वक्त हार्ट ऑफ एशिया से पहले कुछ मुलाकातें हो रही हैं। देखें, हार्ट ऑफ एशिया जो है एक डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो इट्स अ बिगर प्रोसेस जिसके अंदर 14 कंट्रीज हैं। और ये जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है रिकंसिलिएशन का, जो QCG के तहत हो रहा था, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन ग्रुप के तहत, तो उसमें बेसिकली 4 कंट्रीज जो है उसमें 3 फैसिलिटेटर्स है, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, और एक जो है वो कंट्री जिसका हमने उनको फैसिलिटेट करना था पीस नेगोशिएशंस को, रिकंसिलिएशन को। तो इसमें आपको पता है कि किस स्टेज पे जाके जो है ये पास आ गया था टॉक्स के अंदर। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है उसकी एक हमारी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अफगानिस्तान में पीस आना चाहिए, और उसके लिए जो भी इनिशिएटिव ले जाता है पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। अभी आपने देखा है ये भी जो हार्ट ऑफ एशिया जो है, डेफिनेटली इन मेनी वेज इट एक्चुअली केटर्स टू और aimed at bringing peace and स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान जी। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान ने भी कल उन्होंने अनाउंस भी किया था कि बावजूद के जो भी सिचुएशन हो
हमारी तरफ इंडिया से के जो साथ है वो वहाँ पर कशीदगी। शमूलियत होगी हार्ट ऑफ एशिया में, बिकॉज बिगर लार्जर इंटरेस्ट हमारा ये है कि अफगानिस्तान में पीस हो, और उसके लिए पाकिस्तान जो है आपको पता है कि मेन स्टेक होल्डर रीजन के हवाले से। इम्तियाज़ साहब, पाकिस्तान साइडलाइन हो रहा है ये सारे मुज़ाकराती अमल में, अफ़गानिस्तान में अमन लाने की जो कोशिशें हैं उसमें? देखिए, पाकिस्तान साइडलाइन नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है नाकाबिल तरदीद, और मुझे अफसोस इस बात पे है, अभी नफीस भी साहब भी शायद लाइन पे ही हैं, कि पाकिस्तान ने एक और मौका गंवाया अफ़गान तालिबान के वफ़द की पाकिस्तान में मौजूदगी का 2-3 दिन देर से एतराफ़ करके, इसलिए कि ख़ुद जिस दिन वो पहुँचे थे उसी दिन वहाँ से उनके नुमाइंदे ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुख्तलिफ़ हमारे दोस्तों को पैगामात के ज़रिए कहते कि आप बाकायदा हम आपको बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ उमूर पे हमने बातचीत करनी है। तो मेरा अपना ये ख्याल था कि पाकिस्तान को एतमाद के साथ इस चीज़ को फ्लैग करना चाहिए था। वो बात जो उन्होंने ज़रदारी साहब ने कल कही है, वो उनको पहले दिन से कहनी चाहिए थी कि वो यहाँ पे आए हैं हमें एतमाद में लेने के लिए, जो वहाँ पे मुज़ाकरात हुए दोहा में उन पे बातचीत के लिए हमें बाखबर करने के लिए आए हैं। और इसको हम फ्लैग कर सकते थे कि देखिए हमने उनको नहीं बुलाया, वो ख़ुद आए हैं, हमें वो ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं और यही हमारी अहमियत है। मेरा ख्याल है वो हमने मौका गंवा दिया। नफीस साहब, इससे आप इत्तेफाक करते हैं कुछ मौका गंवा दिया, इससे पहले एतराफ़ कर लेना चाहिए था? मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करूँगा। असल में ये मौके या अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं है, ये पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। ये बात है कि बेसिकली लार्जर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में पीस के लिए या अफ़गानिस्तान अमन के लिए जो इक़दाम हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान क्या कहते हैं किस तरीके से अमल पैरा हो सकता है, पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हमें इससे ज़्यादा वो है नहीं। लेकिन जो चीज़ पहले 3 दिन बाद मानी वही बात पहले भी मान के कर सकते, तो वो बात उसका मकसद तो वही है। द कंटेंट इज द सेम वेदर यू एक्सेप्टेड 3 days लेटर ऑन द सेम डे ना। देखिए, डिनाई नहीं किया था कि वो यहाँ पर है या नहीं है। उसका एक टाइम था जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि जी आए हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए ये असल चीज़ ये है कि देयर आर मेनी वेज टू ब्रिंग इन पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। उसमें एक जो उसका एंगल है वो इकोनॉमिक है, उसकी जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक साइड है, जिसके हवाले से पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि 500 मिलियन पहले भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया है, प्लेज किया था, उसको इस्तेमाल किया है, और अब 500 मिलियन एक्स्ट्रा और दिया है इसके ऊपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो हमारा जो एम है ना वो ये नहीं है कि हमने ये देखना है कि जी तालिबान हमारे काबू में है या नहीं है, या तालिबान हमसे पूछ के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तालिबान ने अगर बिलफर्ज अपना जेस्चर शो किया है कि वो उनके साथ कोई मुज़ाकरात किए भी हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही था, मेन मकसद के तमाम वॉरिंग फैक्शन जिसमें मेन जो वॉरिंग फैक्शन तालिबान, if they want to talk to Afghan government, it's fine with us. I think we should appreciate that. We will welcome that. इम्तियाज़ साहब, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि आप मुज़ाकरात में हमें भी शामिल करें, या नहीं, पाकिस्तान कहे या ना कहे, पाकिस्तान को बाईपास कोई नहीं कर सकता, वो सारी दुनिया मानती है। और मेरा ख्याल है हमें एतमाद के साथ इस बात को पल्लू से बांधना चाहिए और इस बात को फ्लैग भी करना चाहिए। पाकिस्तान का अभी भी किरदार है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो आप जैसे ये ताज़ा तरीन मिसाल थी, इससे जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को, वज़ीर आज़म हाउस को और GHQ को मिल के हल करने हैं, ताकि पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम दहशत गर्दी का शिकार हैं और हम हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं या तालिबान को हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो काबिल एतबार भी हो। अब सरताज अजीज़ साहब और दूसरे हमारे जो सीनियर साहिबान हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तालिबान के गिरद घेरा तंग कर रहे हैं, तो उनके गिरद घेरा बिल्कुल तंग करें, बड़ी अच्छी बात है, ये हम सब का मुतालबा है, दुनिया का भी मुतालबा है, तभी शायद हमारी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। लेकिन उस वक्त होगा जब ये नज़र आए, जिसको कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेबल एक्शन हो, जो डेमॉन्स्ट्रेबल हो, जिसको आप मुजाहरा करें, नज़र आए। तो मेरा ख्याल है हमारे जो 3 पावर सेंटर्स हैं उनको
یہ لازمی اب کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک بڑی ونڈو تھی 14-15 سال گزر کے, زمانہ اب کہیں اور جا رہا ہے, ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. بالکل. امتیاز گل صاحب آپ کا شکریہ, نفیس زکریا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کو, کوئٹہ میں علی شاہ صاحب. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھتے رہیے ڈان نیوز. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے میری طرف سے خدا حافظ.